Hello and welcome back to Rajasthan Akhada. Students, we covered a variety of idioms commonly asked in RPSC and other state PCS exams in the last class. Idiom Part 1. As I told you, RPSC may ask up to two idioms for 2 marks, or they combine one idiom with one phrasal verb. That is why you must be thoroughly familiar with both idioms and phrasal verbs. In today's class, that is Idiom Part 2, we will continue from where we left off in the last session. In this class, again, questions were either previously asked in आरपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स। तो इस तरह के सारे जो ईडियम्स है वो इंक्लूड किए गए हैं। अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग, यूसेज, context of these idioms is very important for your exam. So let us start with the first one. So the first one is cast a long shadow. It means having considerable influence on others. Something or someone that casts a long shadow has considerable influence on other people or events. किसी या किसी चीज का काफी प्रभाव होना, एक पर्सन का किसी ग्रुप के ऊपर, दूसरे पर्सन के ऊपर, इंस्टीट्यूशन में, फैमिली में अगर बहुत ज्यादा प्रभाव है तो आप कह सकते हैं कास्ट ए लॉन्ग शेडो। हिज लीडरशिप स्टाइल कास्ट ए लॉन्ग शेडो ऑन हाउ द कंपनी इज रन। किस तरह से कंपनी काम करेगी, इसमें उस पर्सन की लीडरशिप स्टाइल का बहुत ज्यादा प्रभाव है और उस वजह से सबके डिसीजन प्रभावित होते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज कास्ट ए लॉन्ग शेडो। देन वी हैव कैट एंड डॉग लाइफ। कैट एंड डॉग लाइफ, कुत्ते और बिल्ली का झगड़ा। अगर इस तरह की लाइफ है तो मतलब फ्रीक्वेंट आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, झगड़ा होता है, लड़ाई होती है। इफ पीपल लीड्स इफ पीपल लीड्स ए कैट एंड डॉग लाइफ, दे आर ऑलवेज आर्ग्यूइंग। हमेशा लड़ाई झगड़ा करना। इसे कैसे यूज कर सकते हैं? द कपल लीड्स ए कैट एंड डॉग लाइफ कॉन्स्टेंटली आर्गुइंग और द स्मॉलेस्ट इश्यूज। बहुत छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होता है। तो बहुत ही सिंपल है ये कैट एंड डॉग लाइफ का मतलब, हर छोटी छोटी बात पे झगड़ा होना। देन वी हैव ड्राइव ए वेज बिटवीन। देखिए, आपने देखा होगा जब कभी इस तरह का लॉग होता है, वुडन लॉग, लकड़ी का, उसे अगर काटना हो बीच में से तो एक वेज को यहाँ पे इंसर्ट करके फिर उसके ऊपर हैमर लगाया जाता है ताकि ये दो भाग में डिवाइड हो जाए। इस तरह से ये ईडियम बनता है, ड्राइव ए वेज बिटवीन, टू ब्रेक रिलेशनशिप बिटवीन द टू। तो इसको ईडियम में कहाँ यूज कर सकते हैं? किसी रिलेशनशिप में, कहीं भी किसी चीज को दो में डिवाइड करना हो तो वहां आप, अगर वो दो में डिवाइड होता है तो वहां आप यूज करेंगे ड्राइव ए वेज बिटवीन। दो लोगों के बीच रिश्ता तोड़ना, बेसिकली ये रिलेशनशिप के लिए यूज किया जाता है। हिज कॉन्स्टेंट लाइज ड्रोव ए वेज। तो ड्राइव का जो सेकंड फॉर्म है ये यहाँ यूज किया गया, ड्रोव ए वेज बिटवीन टू फ्रेंड्स कॉजिंग देम टू स्टॉप स्पीकिंग। तो दो जनों के बीच में अगर किसी रीजन की वजह से रिश्ते में कड़वाहट आती है तो आप यूज करेंगे इट ड्रोव ए वेज बिटवीन द टू फ्रेंड्स और कपल और टू पीपल्स। देन वी हैव डांसेस टू द ट्यून्स। ट्यून पे नाचना, टू ऑलवेज डू व्हाट समवन टेल्स यू टू डू। जो कोई कहे वही करना, मतलब दूसरे की बात मान लेना, ज्यादा मानना, सबमिसिव हो जाना। तो ऐसे केस में आप कहेंगे ही डांसेस टू द ट्यून्स। कैसे यूज कर सकते हैं इसको? शी डांसेस टू द ट्यून्स ऑफ हर बॉस, ऑलवेज एग्रीइंग टू व्हाटएवर इज आस्क्ड ऑफ हर। जब भी उसे कुछ भी कहा जाता है तो वो बॉस की हर बात को मान लेती है। तो ऐसे केस में आप यूज करेंगे डांसेस टू द ट्यून। अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो अगर ये केवल यही आपके सामने आता है तो आप सेंटेंस में करेक्ट इडियम क्या होना चाहिए उसको चूज कर पाएंगे। नहीं तो ये एकदम से आपको समझ नहीं आएगा कि डांसेस टू द ट्यून का मतलब क्या है। अब आप जान गए हैं कि डांसेस टू द ट्यून का मतलब है दूसरे की कही हर बात को मान लेना। देन वी हैव ड्रेस्ड अप टू द नाइन्स। नॉट ड्रेस बट ड्रेस्ड अप टू द नाइन्स। 18 सेंचुरी में जो हाईएस्ट ऑर्डर, जो एलिगेंट जो ड्रेस में हो सकता था उसे बोलते थे नाइन्थ डिग्री ड्रेस। तो ड्रेसिंग अप टू द नाइन्थ का मतलब है वेयरिंग ए फैंसी क्लॉथ, भव्य कपड़े पहनना। यूसेज कैसे हो सकता है? He was dressed up to the nines. He was dressed up to the nines for the gala, wearing a custom tailored suit and designer shoes. इस तरह के कपड़े अगर कोई पहनता है तो आप कहेंगे he is dressed up to the nines. Then we have dragging its
फीट, ड्रैगिंग इट्स फीट। इसका मतलब है किसी तरह का उत्साह ना होना, और उत्साह नहीं होने के कारण आप जो डिसीजन लेना होता है उसमें बहुत डिले करते हो। डिलेइंग इन डिसीजन, नॉट शोइंग एंथुजियाज्म। डिलेइंग ए डिसीजन, डिलेइंग इन डिसीजन, नॉट शोइंग एंथुजियाज्म। निर्णय में देरी करना या उत्साह ना दिखाना। यहाँ आप यूज करेंगे क्या? ड्रैगिंग इट्स फीट। यूसेज कैसे हो सकता है? द गवर्नमेंट इज ड्रैगिंग इट्स फीट, dragging its feet on the new policies and no progress has been made। किसी तरह की कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है नई पॉलिसीज में। तो यहां आप यूज करेंगे द गवर्नमेंट इज ड्रैगिंग इट्स फीट, मतलब गवर्नमेंट खुद उत्साहित नहीं है ये पॉलिसी लेके आने में, और इस कारण से निर्णय में देरी हो रही है। देन वी हैव डेवी जोन्स लोकर। डेवी जोन्स लोकर, ये यूज किया जाता है फॉर द बॉटम ऑफ सी और रेस्टिंग प्लेस ऑफ ब्रॉन्ज सेलर्स। जो पुराने समय में सेलर्स हुआ करते थे, तो वो जब मान लो जहाज से नीचे गिर गए और डूब गए पानी में, तो समुद्र की सतह में वो चली जाती थी उनकी डेड बॉडी। तो उस जगह को बोलते थे डेवी जोन्स लोकर। समुद्र की गहराई, डूबे हुए नाविकों का विश्राम स्थान। विश्राम स्थान मतलब उनकी डेड बॉडी वहां पड़ी रहती थी। इसके लिए यूज किया जाता था डेवी जोन्स लोकर। द ट्रेजर शिप सैंक एंड इट्स कार्गो वाज लॉस्ट फॉरएवर इन डेवी जोन्स लोकर। मतलब बहुत समुद्र की गहराई में तल पे वो चला गया है, कार्गो खो गया, अब नहीं मिलेगा। तो ऐसे केस में ये फ्रेज, इडियम यूज किया जाता है। देन वी हैव डांसिंग ऑन समवन्स ग्रेव। डांसिंग ऑन समवन्स ग्रेव, इसका बिल्कुल लिटरल मीनिंग आपको नहीं लेना है। डांसिंग ऑन समवन ग्रेव का मतलब ये है कि अगर कोई दूसरा असफल होता है, या किसी का कोई काम नहीं बनता है, या सच में किसी की मौत हो गई है, या कोई निराश है, तो उसमें आप बड़ी खुशी जाहिर करते हैं, बड़े उत्साहित होते हैं। तो ऐसे केस में आप कहेंगे दैट ही इज डांसिंग ऑन हिज ग्रेव। इफ यू विल डांस ऑन समवन ग्रेव, you will outlive or outlast them and will celebrate their demise। किसी की मौत के बाद खुश होना, तो यहाँ मौत की जगह आप ये भी यूज कर सकते हो कि किसी की असफलता के बाद खुश होना, किसी की निराशा पे आपको खुशी हो, किसी का कोई काम नहीं बनता है तो आपको खुशी होती है, तो आप कहेंगे डांसिंग ऑन समवन्स ग्रेव। ही वॉज डांसिंग ऑन हिज राइवल्स ग्रेव आफ्टर ही वॉज प्रोमोटेड, नोइंग हिज कॉम्पिटिशन वॉज नाउ गॉन। डांसिंग ऑन राइवल्स ग्रेव, तो यहाँ लिटरल मीनिंग ऐसा नहीं कि वो जो राइवल है उसकी मौत हो गई है, उसकी ग्रेव पे जाके नाच रहा है। मतलब अगर किसी को दूसरे को नुकसान हो रहा है, उससे आपको खुशी होती है, तो यू आर डांसिंग ऑन देयर ग्रेव। देन वी हैव डॉग इन द मैंजर, नॉट मैनेजर, दिस इज मैंजर। जो गाय भैंस खाती हैं खाना, चारा होता है, उस चारे को रखने का जो कंटेनर होता है उसे कहते हैं मैंजर। और उस पे अगर मान लो कोई कुत्ता बैठ के उसकी रखवाली करने लग जाए, और कोई गाय खाने को आए तो उसको भी ना खाने दे, तो ऐसे केस में कहते हैं डॉग इन द मैंजर। मतलब ये कुत्ता तो चारे को खाएगा ही नहीं, खुद भी नहीं खा रहा और इस गाय को भी नहीं खाने दे रहा। तो ऐसे केस में ये यूज करते हैं। इफ समवन एक्ट्स लाइक ए डॉग इन द मैंजर, दे डोंट वांट अदर्स पीपल टू हैव और एंजॉय थिंग्स दैट आर यूजलेस टू देम। उस पर्सन की खुद के काम की भी वो चीज नहीं है, और दूसरा अगर उसे कोई एंजॉय करना चाह रहा है तो उसे भी वो नहीं करने दे रहा। तो ऐसे केस में आप यूज करेंगे डॉग इन द मैंजर। जो किसी चीज का उपयोग खुद नहीं करता लेकिन दूसरों को भी नहीं करने देता। कैसे यूज करेंगे इसको? ही एक्टेड लाइक ए डॉग इन द मैंजर बाय प्रिवेंटिंग अदर्स फ्रॉम यूजिंग इक्विपमेंट्स इवन दो ही हैड नो इंटेंशन ऑफ यूजिंग इट हिमसेल्फ। खुद भी यूज नहीं करना, दूसरे को भी नहीं करने देना। ऐसे केस में ये इडियम आप यूज करेंगे। देन ये हमारे हिंदी में भी यूज किया जाता है। जो हो चुका उस पर अफसोस मत करो। डोंट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। फटे हुए दूध के ऊपर अब अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो रिवर्स नहीं हो सकता प्रोसेस। when something bad happens when something bad happens, nothing can be done to help it। people say don't cry over split milk। it's no use complaining about the mistake you made। don't cry over split milk। उसे सुधारने की कोशिश करो। आपने जो गलती करी उसकी कंप्लेन करने का कोई फायदा नहीं है, उसके एक्सक्यूज देने का कोई फायदा नहीं है। डोंट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, फटे हुए दूध के ऊपर अब पछतावा करने से कोई फायदा नहीं है। देन वी हैव डोंट वॉश योर डर्टी लॉन्ड्री इन पब्लिक। इसका मतलब अपनी जो बात
या कोई बहस या कोई लड़ाई या कोई सीक्रेट जो प्राइवेट रहना चाहिए था, विद इन द फोर वॉल्स रहना चाहिए था, वो आप पब्लिक में, ओपन में, सबके बीच में लेके आ गए। पीपल, especially couples who argue in front of others or involve others in their personal problems and crisis are said to be washing their dirty laundry in the public, making public things that are best left private। जो अच्छा होता अगर प्राइवेट रहती तो, बट वो जबरदस्ती उन चीजों को बाहर लेके आते हैं, पड़ोसियों को सुनाते हैं, सबको सुनाते हैं। अपनी निजी बातें सार्वजनिक रूप से न बताएं। इसको ऐसे नहीं कह सकते न बताएं, बट कहेंगे निजी बातें बताना इज वॉशिंग योर डर्टी लॉन्ड्री इन पब्लिक। तो यहाँ पे डोंट लगा है, इसलिए यहाँ पे इसका न बताएं लिखा गया है। देन हाउ टू यूज दिस इन सेंटेंस? दे हैड ए फाइट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन वॉशिंग their डर्टी लॉन्ड्री इन पब्लिक which made everyone uncomfortable। मतलब पब्लिक में लड़ाई की वजह से उनकी कुछ प्राइवेट बातें बाहर आ गई, जिसकी वजह से जहां वो लोग खड़े थे बाकी सब, वो अनकंफर्टेबल हो गए। देन वी हैव डंकीज वर्क, गधे की तरह काम करना। डंकीज वर्क इज एनी हार्ड और बोरिंग टास्क टू डू, कठिन और उबाऊ काम जो बहुत बोरिंग हो, वो क्या होता है? डंकीज वर्क। द प्रोजेक्ट मैनेजर असाइन मी ऑल द डंकीज वर्क, सारा बोरिंग काम मुझे दे दिया। एंड आई हैड टू स्टे लेट टू फिनिश इट, और मुझे रात तक उसमें लगे रहना पड़ा। बहुत ही बोरिंग और हार्ड वर्क जो काम था, जो प्रोजेक्ट का जो बहुत बोरिंग एस्पेक्ट था, वो मुझे असाइन कर दिया। देन ये आपने बॉलीवुड मूवीज में बहुत सुना होगा कि जिनके घर कांच के होते हैं, शीशे के होते हैं, और दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंकते। इट मीन्स आपके अंदर कोई कमी है तो वो आप दूसरे को सुधारने के लिए नहीं कह सकते। सुधारने का इन द सेंस कि मतलब दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते उस बात के लिए जो आपके अंदर एक्सप्लिसिटली वो कमी दिखाई देती है। डोंट थ्रो ब्रिक्स व्हेन यू लिव इन ए ग्लास हाउस। डोंट कॉल अदर्स आउट ऑन एक्शन दैट यू योरसेल्फ डोंट डू। मतलब हिपोक्रेट होना, कि आप कुछ काम करते हैं और दूसरे को हर टाइम उस चीज के लिए मना करते हैं कि नहीं ये गलत है, तो ये होती है हिपोक्रेसी। यू शुडंट क्रिटिसाइज हर फॉर बीइंग लेट व्हेन यू आर ऑफन लेट योरसेल्फ। खुद हमेशा लेट होते हैं, दूसरे को कहते हैं कि आपको लेट नहीं आना चाहिए। यू डोंट थ्रो ब्रिक्स व्हेन यू लिव इन ए ग्लास हाउस। ऐसे केस में आप इसको यूज करेंगे। ये बहुत सिंपल है, आप भी जानते हैं। देन वी हैव एंटरिंग द 80th ऑर्बिट। एंटरिंग द 80th ऑर्बिट, इट मींस 80 साल का हो जाना। 80th सालगिरह मनाना, सेलिब्रेटिंग 80th बर्थडे। The entire family gathered to celebrate his entering the 80th orbit with a grand party। 80 साल का हो जाना मतलब entering the 80th orbit। Then we have 11th hour decision, मतलब 12 घंटे होते दिन में, दिन और रात मिला के 24। 12 में से 11वें घंटे पे आपने डिसीजन लिया है, मतलब पूरा 11 घंटे तक आप सोच रहे थे कि मुझे क्या करना चाहिए, और एंड में जाके आपने डिसीजन लिया है, तो इसे कहते हैं 11th आवर डिसीजन। डिसीजन दैट इज मेड एट द लास्ट पॉसिबल मिनट। लास्ट पॉसिबल मिनट, अंतिम क्षण में लिया गया निर्णय। द टीम मेड एन 11th आवर डिसीजन टू चेंज द प्रेजेंटेशन स्ट्रेटजी बिफोर द मीटिंग। प्रेजेंटेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मीटिंग से जस्ट पहले उन्होंने पूरा प्लान चेंज कर दिया। सो दिस इज 11th आवर डिसीजन। देन वी हैव एंड अप इन स्मोक। एंड इन स्मोक, टू बियर नो रिजल्ट, कोई परिणाम ना होना। कहते हैं ना कि अगर आप कुछ पढ़ते हैं और फिर रिवाइज नहीं करते हैं, then your hard work may end up in smoke। Despite all the planning, the project ended in a smoke with no tangible results। किसी तरह का कोई रिजल्ट दिखाई नहीं दिया। Despite all planning, प्लानिंग होने के बावजूद भी प्रोजेक्ट ended in smoke, मतलब धुएं की तरह गायब हो गया। Then we have earth shattering, धरती को हिला देने वाला। It means all surprising। Earth shattering means all surprising, चौंकाने वाला। The announcement of his resignation was not earth shattering। तो यहाँ पे नोट लगा है, मतलब चौंकाने वाला नहीं था। एज एवरीवन हैड ऑलरेडी एंटिसिपेटेड, क्योंकि सबको पहले से अंदाजा था कि वो रिजाइन करेगा। द अनाउंसमेंट ऑफ हिज रिजर्वेशन रेजिग्नेशन वाज नॉट अर्थ शेटरिंग, मतलब चौंकाने वाला नहीं था। अर्थ शेटरिंग मतलब चौंकाने वाला। देन वी हैव ईट हम्बल पाई। ईट हम्बल पाई, टू अपोलोजाइज हम्बली, नम्रता से अपनी माफी मांगना। नम्रता से अपनी माफी मांगना। यूसेज कैसे होगा? आफ्टर हिज मिस्टेक वॉज रिवील्ड, जैसे ही पता लगा कि उसने गलती की है,
ही हैड नो चॉइस, उसके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था बट टू ईट हम्बल पाई एंड अपोलोजाइज टू एवरीवन। उसने नम्रता से सबसे माफी मांगी कि मैंने ये गलती की है, जो रिवील हुई है, जो आप लोगों को पता है, ये मैंने की है। तो इट इज ईटिंग हम्बल पाई। देन वी हैव एलिफेंट इन द रूम। एलिफेंट इन द रूम, देखिए जब आपको कहा जाता है कि आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और फिर भी आप उसे इग्नोर करते हैं कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, और आपको अंदर ही अंदर पता भी है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर भी आप उसे इग्नोर करते हैं, तो ऐसे केस में आप यूज करेंगे एलिफेंट इन द रूम। मतलब एक कमरे में एक हाथी है। ऐसा हो सकता है कि कमरे में हाथी खड़ा और आपको दिखाई ना दे, बट फिर भी आप कहें कि ना ना यहाँ कुछ नहीं है, तो इट मीन्स यू आर इग्नोरिंग द एलिफेंट। एन एलिफेंट इन द रूम इज अ प्रॉब्लम दैट एवरीवन नोज वेरी वेल, but no one talks about because it is a taboo or embarrassing etc. इसे बोलना नहीं होता है या बोलना embarrassing होगा, प्रॉब्लम है आपको पता है, बट आप उसको डिस्कस नहीं करते। एक बड़ी समस्या जिसका सामना सब कर रहे हैं लेकिन कोई उस पर बात नहीं करता है, तो उसे कहते हैं एलिफेंट इन द रूम। द एलिफेंट इन द रूम ड्यूरिंग द मीटिंग वॉज बजट कट विच नो वन डेयर टू डिस्कस। सबको पता था कि बजट कट बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर डिस्कस करना चाहिए, बट कोई कर नहीं रहा था। एवरीवन इज इग्नोरिंग द एलिफेंट इन द रूम। देन वी हैव एग ऑन योर फेस। एग ऑन योर फेस, शशि थरूर साहब ने थोड़े दिन पहले किसी इंटरव्यू में कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ चल रही थी, उसमें इस ईडियम को यूज किया था। उन्होंने कहा था कि आई एम द वन हु इज वाइपिंग एग ऑफ माई फेस। इसका क्या मतलब होता है? इफ समवन हैज एग ऑन देयर फेस दे आर मेड टू लुक फुलिश और एम्बेरेस्ड। अपनी गलती से शर्मिंदगी महसूस करना कि मैंने कोई स्टेटमेंट पहले दिया था, वो स्टेटमेंट आज गलत साबित हो गया है। इट मीन्स आई एम द वन हु इज वाइपिंग एग ऑफ माई फेस। After the wrong information was shared, he was left with egg on his face when the mistake was exposed. जैसे ही गलती का पता लगा, तो वो अपनी गलती पे शर्मिंदा महसूस हुआ, शर्मिंदगी उसको महसूस हुई। इट मीन्स ही वॉज लेफ्ट विद एग ऑन हिज फेस। उसके बाद आता है गांधी जी का काफी एक फेमस स्टेटमेंट, एन आई फॉर आई मेक्स द वर्ल्ड ब्लाइंड। तो आई फॉर आई होता क्या है? आंख के बदले आंख। इट मीन्स दिस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ रेट्रीब्यूटिव जस्टिस। रेट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब है कि जिसने जो क्राइम किया है उसके इक्विवेलेंट उसको सजा मिलनी चाहिए, बिकॉज इट मीन्स द पर्सन हु कमिटेड क्राइम डिजर्व दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। इसका उल्टा एक दूसरा इसका बोलेंगे, आप उसको कहेंगे रेस्टोरेटिव जस्टिस। रेस्टोरेटिव जस्टिस के मतलब ये होता है कि विक्टिम को कंपनसेट करना है, उसको जो नुकसान हुआ है वो उसकी भरपाई करनी है। और रेट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब जो क्रिमिनल है, एक्यूज्ड है, कन्विक्ट है, कन्विक्ट सही वर्ड होगा, कन्विक्ट है, उसको सजा देना क्योंकि उसने कोई क्राइम किया है। तो आंख के बदले आंख, वेयर द पनिशमेंट इक्वल्स द क्राइम। कैसे यूज कर सकते हैं इसको? द ओल्ड rule of eye for an eye is often debated in modern legal system as it doesn't always bring justice. क्रिमिनल को सजा देने से जो विक्टिम है उसको जस्टिस नहीं मिलता है। ऐसा मॉडर्न लीगल सिस्टम में डिबेट किया जाता है कि क्या जो जस्टिस है वो केवल रेट्रीब्यूटिव होना चाहिए या रेस्टोरेटिव होना चाहिए। देन वी हैव आईज आर बिगर देन वन स्टमक। आंखें बड़ी हैं, पेट कम है। इट मीन्स इफ समवन आई आर बिगर देन द स्टमक, दे आर ग्रीडी एंड टेक ऑन मोर दे कैन कंज्यूम और मैनेज। जितना उनकी क्षमता है सहन करने की, कंज्यूम करने की, मैनेज करने की, उससे अधिक चाहत रखने वाला क्या होता है? हैव बिगर आईज देन वन स्टमक, अधिक लेने की चाहत रखना। ही टुक टू मच फूड एट द buffet, his eyes were bigger than his stomach and he couldn't finish it। तो ये तो लिटरली इसी के लिए यूज कर लिया गया, बट आप इसे जो ब्राइब लेते हैं उनके लिए कह सकते हैं, या उनकी जो काम है उसके इक्विवेलेंट उनको पैसा मिलता है, बट उसके बाद भी वो बहुत चाहत रखते हैं कि उनके पास बहुत ज्यादा पैसा हो। ऐसे केस में आप इस ईडियम को यूज कर सकते हैं। देन एक और ईडियम जो आपने बहुत बार सुना होगा, फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, वो थोड़ा सा और आगे शिफ्ट हो गया।
मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक, ड्यूरिंग होल स्पैन ऑफ लाइफ, पूरी जिंदगी, जन्म से लेकर मृत्यु तक। द कंपनी टेक्स केयर ऑफ इट्स एम्प्लॉयज फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, ensuring benefits throughout their career and beyond। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इसे कई बार यूज किया जाता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक्सटेंट है, व्हाट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एनकम्पस, किस तरह से लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करता है, तो आप कहते हैं उसके अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इम्पैक्ट्स द लाइफ फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, तो मरता है तो डेथ सर्टिफिकेट बनता है, तो ये सारे काम कौन करता है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप कह सकते हैं फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव का मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक। देन वी हैव फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक मतलब आपने कुछ गलती करी है, अब उसकी सजा का सामना करो। टू एक्सेप्ट पनिशमेंट, टू एक्सेप्ट पनिशमेंट फॉर समथिंग यू हैव डन, सजा का सामना करना। कैसे यूज कर सकते हैं? आफ्टर मेकिंग द रॉन्ग डिसीजन ही हैड टू फेस द म्यूजिक एंड एडमिट हिज मिस्टेक टू द बोर्ड। गलत निर्णय लिया था, अब आपको म्यूजिक फेस करना होगा, इसका मतलब आपको सजा का सामना करना होगा। देन वी हैव फील द पिंच। फील द पिंच का मतलब कुछ पैसे की कमी है उसको फील करना, पैसों की कमी को महसूस करना। टू हैव प्रॉब्लम्स विद मनी, फाइनेंशियल हार्डशिप इसे कह सकते हैं। फील द पिंच, मैनी फैमिलीज आर फीलिंग द पिंच ड्यू टू राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग। रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, इस कारण से बहुत सी फैमिलीज इस चीज को महसूस कर रही हैं कि पैसे की कमी में किस तरह से मैनेज किया जाता है। दे आर फीलिंग द पिंच। देन वी हैव फॉल ऑन योर ओन स्वॉर्ड, अपनी ही तलवार पे गिर जाना। अब ये भी एक एंशियंट जो वॉरियर हुआ करते थे वहां से इडियम निकल के आता है कि जब वो ऐसी स्थिति में फंस जाते थे कि उनको पकड़ा जा सकता है, तो ऐसे केस में वो सुसाइड कर लेते थे। फॉलिंग ऑन योर ओन स्वॉर्ड, अपनी गलती का दोष खुद पर ले लेना। मतलब आपसे कुछ मिस्टेक हुई है, उसको क्लियरली आपने डिक्लेयर कर दिया कि हाँ ये मैंने की है। इट मीन्स फॉल ऑन योर ओन स्वॉर्ड। ही फेल ऑन हिज ओन स्वॉर्ड बाय ट्रस्टिंग द रॉन्ग पर्सन विद द प्रोजेक्ट लीडिंग टू फेलियर। गलत पर्सन पे उसने ट्रस्ट किया, उस प्रोजेक्ट में लिया, और फिर जो भी गलती हुई उस कारण उसने एक्सेप्ट किया कि ये मेरी वजह से हुआ है। He fell on his own sword by trusting the wrong person with the project leading to failure, और ये प्रोजेक्ट फेल हुआ। देन ये भी आपने कई बार सुना होगा, फेदर इन वंस कैप। पहले की जो टोपी पहनते थे लोग, उसमें फेदर लगाते थे, तो जितनी फेदर होती है उतनी वो खूबसूरत दिखती है। तो इसे ईडीएम में कैसे यूज कर सकते हैं कि हर एक फेदर आपके अचीवमेंट को बताती है। समथिंग दैट यू अचीव और प्राउड ऑफ, अपनी उपलब्धि। कहते हैं ना कि कुछ अगर गवर्नमेंट ने अच्छा किया है तो आप कहेंगे कि दिस इज वन मोर फेदर इन द कैप ऑफ गवर्नमेंट। विनिंग द नेशनल अवार्ड वाज ए रियल फेदर इन हर कैप एज इट वाज रिकग्निशन ऑफ हर हार्ड वर्क। नेशनल अवार्ड जीतना क्या है, उसकी कैप में रियल फेदर है। तो रियल फेदर का मतलब एक उपलब्धि है। देन वी हैव फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। ये ईडीएम भी थोड़े दिन पहले मैंने एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में पढ़ा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा that the court has fired its all cylinders while using article 142। मतलब आर्टिकल 142 जो है उसमें कंप्लीट जस्टिस की बात की गई है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी केस में कंप्लीट जस्टिस करने के लिए किसी भी तरह का फैसला सुना सकता है। वर्क एवरी पॉसिबल वे टू सक्सीड, सारे तरीके लगा देना, मतलब सारे सिलेंडर्स फायर कर देना, जितनी भी जान है पूरी लगा देना। तो यू नीड टू और यू मस्ट फायर ऑल योर सिलेंडर्स टू क्रैक दिस आरएस एग्जाम। सभी प्रयासों से काम करना। द टीम वॉज फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स टू फिनिश द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। डेडलाइन से पहले ये काम पूरा हो जाए, इसलिए उन्होंने पूरी सारे प्रयास कर लिए, पूरी जान लगा दी। देन वी हैव फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव, कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि कुछ लोग ऑफिस में बिना बताए छुट्टी ले लेते हैं या किसी पार्टी से चले जाते हैं बिना सी ऑफ करे, जो उसके होस्ट होते हैं उनसे मिले बिना। तो इसे कहते हैं फ्रेंच लीव। एब्सेंट विदाउट परमिशन, टू लीव ए गैदरिंग विदाउट सेइंग गुड बाय और विदाउट परमिशन, बिना इजाजत के छोड़ देना। ही टुक ए फ्रेंच लीव फ्रॉम द ऑफिस लिविंग अर्ली विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीवन। किसी को बताए बिना ही वो
ऑफिस से छुट्टी ले लेता है, तो मतलब वो फ्रेंच लीव लेता है, ही टुक ए फ्रेंच लीव। देन वी हैव फॉल ऑन योर फीट। फॉल ऑन योर फीट, इसका मतलब होता है सफलता प्राप्त करना। फॉल ऑन योर फीट का मतलब सफलता प्राप्त प्राप्त करना। यू सक्सीड इन डूइंग समथिंग वेयर देयर वाज अ रिस्क ऑफ फेलियर, जहां फेलियर का रिस्क बहुत ज्यादा था, वहां आपने सफलता प्राप्त की। इट मींस यू फेल ऑन योर ओन फीट डिस्पाइट टफ कंपटीशन। शी फेल ऑन हर फीट एंड सिक्योर्ड द कॉन्ट्रैक्ट। उसने बड़ी रिस्क की जगह काम करके सफलता प्राप्त की, तो आप कहेंगे शी फेल ऑन हर ओन फीट। देन वी हैव, ये हमने देख लिया था, फॉल ऑन योर स्वॉर्ड, अपनी गलती को मान लेना, सेम वही है। देन फिंगर्स एंड थम्स। फिंगर्स एंड थम्स का यूज तब करते हैं जब कोई बहुत ज्यादा स्किल्ड ना हो, अकुशल हो। इफ यूर ऑल फिंगर्स एंड थम्स, यू आर बीइंग क्लमसी एंड नॉट वेरी स्किल्ड विद योर हैंड्स। अकुशल या अडिग होना। आई वॉज ऑल फिंगर्स एंड थम्स when I tried to fix the broken chair, making the job take much longer। मतलब कुर्सी ठीक करनी थी टूटी हुई, बट वो भी नहीं हुई, इतना भी स्किल नहीं है, तो आप कहेंगे यू आर ऑल फिंगर्स एंड थम्स। देन वी हैव फिंगर इन द पाई। फिंगर इन द पाई, जब आपके घर में रसोई में कुछ बहुत अच्छा पकवान बन रहा हो, तो ऐसा होता होगा कि आप बार बार जाके उसको चेक कर रहे हैं कि पूरा हो गया, बन गया, केक बन गया कि नहीं बना है, ढक्कन उठा उठा के देख रहे हैं उसको। तो ऐसे केस में कहेंगे फिंगर इन द पाई, मतलब किसी चीज में बहुत रुचि है आपकी। इफ यू हैव ए फिंगर इन द पाई, यू हैव एन इंटरेस्ट इन समथिंग। He has a finger in the pie in every major decision at the company, from marketing to finance। मतलब he has a finger in the pie in every major decision। हर जगह उसको जाना है और देखना है किस तरह से काम हो रहा है। मतलब he is interested in all the aspects of the company, from marketing to finance। Then we have flash in the pan। अब ये भी आपने देखा होगा कि जब होटल वगैरह में आप किसी, होटल में तो नहीं देखोगे आप, ढाबे वगैरह में जो खाना बनता है, तो जो तवा होता है जिसके ऊपर वो सब्जी बनाएंगे, वो पैन होता है, उसमें एक बार से आग निकलती है बहुत तेज से, क्योंकि वो तेल होता है, वो जलता है। तो ये होता है फ्लैश इन द पैन। अब वो होता है कि थोड़ी देर के लिए तो गुब्बारा सा दिखता है आपको आग का, बट उसका कोई रियल मतलब नहीं है, वो क्षणिक है। उससे नहीं बनने वाली सब्जी, सब्जी तो उससे बनेगी जो नीचे उसके सिलेंडर है। तो उसे कहेंगे फ्लैश इन द पैन। इफ समथिंग इज फ्लैश इन द पैन, इट इज वेरी नोटिसेबल बट डजंट लास्ट लॉन्ग। दिखता बहुत है बट बहुत देर तक नहीं रुकता है। लाइक मोस्ट सिंगर्स हु आर वेरी सक्सेसफुल फॉर अ वाइल देन फॉरगॉटन। जो बहुत सारे सिंगर्स वगैरह होते हैं, तो एकदम से तो वो खूब हाइप हो जाता है, एक गाना उनका बहुत हिट होता है, फिर लोग उनको भूल जाते हैं। तो इसे कैसे यूज कर सकते हैं? हिज फर्स्ट एल्बम वाज ए फ्लैश इन द पैन एंड ही कुडंट कीप अप द मोमेंटम विद हिज लेटर रिलीज। तो वो मोमेंटम आगे तक नहीं चला, मतलब बहुत ही क्षणिक सफलता, बहुत ही थोड़े समय के लिए अगर कोई सफलता मिलती है, तो इसे कहेंगे फ्लैश इन द पैन। फॉलो योर नोज का मतलब अपनी नाक की सीध में जाते जाओ, इसका मतलब सीधे जाना है आपको। आप किसी से रास्ता पूछते हैं और कोई कहता है कि फॉलो योर नोज एंड यू विल रीच योर डेस्टिनेशन। इट मींस सीधे जाना, बिल्कुल सीधे जाना। जस्ट फॉलो योर नोज एंड यू विल फाइंड द रेस्टोरेंट राइट एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। जैसे ही गली खत्म होगी, आपको रेस्टोरेंट मिल जाएगा, आप सीधे यहाँ से जाएं। देन वी हैव फूल्स पैराडाइज। फूल्स पैराडाइज मतलब एक पागल है, उसने अपने ख्वाबों में ही कोई एक स्वर्ग बना रखा है जो झूठा है। फूल्स पैराडाइज इज अ फॉल्स सेंस ऑफ हैप्पीनेस और सक्सेस। झूठी खुशी का एहसास होना। He lived in a fool's paradise, believing everything was perfect despite all the issues at work। सारे इश्यूज हैं जीवन में। फीलिंग द पिंच, जो थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा, फाइनेंशियल क्राइसिस है, बट वो अपनी एक अलग ही दुनिया बना के बैठा है। पैरेलल यूनिवर्स भी कह सकते हैं इसको आप। फूल्स पैराडाइज, बिलीविंग इन एवरीथिंग वाज परफेक्ट। सबको लग रहा है कि हाँ बिल्कुल ठीक है। देन वी हैव फुट इन द माउथ। अगर कोई अपना पैर मुंह में ले ले तो कितना एम्बेरेसिंग लगता है ये, अजीब सा लगता है। This is used to describe someone who has just said something embarrassing, inappropriate, wrong or stupid। अगर कोई ऐसी बात कह दे जो सार्वजनिक रूप से नहीं कहनी चाहिए, या उस बात की वजह से उसे एम्बैरेसिंग फील हो रहा है उस पर्सन को जिसने वो बोली है, तो आप उसके लिए कहेंगे फुट इन द माउथ। कैसे यूज कर सकते हैं? व्हेन ही मेंशन हर ड्रेस साइज। ड्रेस साइज जब वो बता रहा था, उससे कुछ गलती निकली मुंह से।
He really put his foot in his mouth and embarrassed everyone at the table. Really put his foot in his mouth मतलब कुछ embarrassing बात उसने वहां पे बोल दी, गलत बयान दिया. Then we have for a song. For a song का मतलब बहुत ही सस्ते में कोई चीज दे देना. If you buy or sell something for a song, it is very cheap. मतलब एक छोटी सी कोई ट्यून सुनानी है, उसके बदले आपको चीज मिल जाएगी. मतलब कितना सस्ता काम है. I managed to buy the antique vase for a song at flea market, much cheaper than its value. बहुत ही सस्ती कोई आप चीज खरीद लाएं तो आप कहेंगे I bought it for a song. Then we have for donkey's ear. अब यहाँ पे गधे के बहुत पीछे पड़े हुए हैं ये सब. Donkey's ears. अब गधे की उम्र भी कहते हैं कि ज्यादा होती है, इस कारण से वो एक बोरिंग से काम में लगातार लगा रहता है, कोई चेंज उससे होता नहीं है. मतलब उसकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आता उसकी वजह से, सालों साल एक ही काम कर रहा है. तो उसके लिए कहेंगे फॉर डंकीज ईयर. इफ पीपल हैव डन समथिंग यूजुअली विदाउट मच चेंज फॉर एनी ऑफुल लॉन्ग टाइम, दे कैन बी सेड टू हैव डन इट फॉर द डंकीज ईयर. काफी समय तक लगे रहना. दे हैव बीन वर्किंग एट द सेम ऑफिस फॉर डंकीज ईयर विदाउट एनी साइन ऑफ प्रमोशन. एक ही ऑफिस में लगे हुए हैं, डंकीज ईयर, कोई प्रमोशन का साइन नजर नहीं आता है. गेट द हुक ऑफ. गेट द हुक ऑफ, फ्री फ्रॉम ऑल obligations, हर जिम्मेदारी से बच जाना. He thought he was going to be punished. He thought he was going to be punished, but he got off the hook thanks to his lawyer's clever defense. वो किसी भी ओब्लिगेशन से बच गया क्योंकि उसके वकील ने बहुत क्लेवर डिफेंस किया वहां पे. गेट ऑफ द हुक मतलब बच गया. फ्री फ्रॉम ऑल ओब्लिगेशंस, किसी हुक से बंधा हुआ था, उससे छुटकारा मिल गया. गेट ऑफ द हुक. देन वी हैव गिव अप द घोस्ट. गिव अप द घोस्ट का मतलब होता है टू डाई, मृत्यु को प्राप्त हो जाना. द ओल्ड मैन gave up the ghost peacefully in his sleep after a long and fulfilling life. Ghost का मतलब यहाँ पे भूत है. To die, give up the ghost. Got a slap on wrist. अगर कोई गाल पे किसी के थप्पड़ मारे तो समझ में आता है कि हाँ थप्पड़ मारा है. बट रिस्ट पे कोई अगर पकड़ के आपको एक बार समझा दे तो इट मीन्स उसने बहुत ही थोड़ी सी आपको एक वार्निंग दी है. वो जो सजा होनी चाहिए थी वो आपको नहीं मिली है, तो हल्की सजा मिलने को कहते हैं गोट स्लैप ऑन द रिस्ट. आपकी कलाई पे एक थप्पड़ मारना मतलब बहुत ही एक वार्निंग साइन है. आपने जो गलती की है उसकी इक्विवेलेंट आपको सजा नहीं मिली, हल्की सजा मिली कि दोबारा आप ऐसा ना करें. गोट लिटिल पनिशमेंट. ही गोट द स्लैप ऑन द रिस्ट फॉर ब्रेकिंग रूल्स ओनली रिसीविंग अ वार्निंग. एक केवल वार्निंग मिली है. गिव समवन ए बर्ड का मतलब होता है मजाक बनाना, मेक फन. He couldn't resist giving her a bird after she made a silly mistake during the meeting. किसी ने सिली मिस्टेक की तो उसने दूसरे ने क्या किया, उसका मजाक उड़ाया. मतलब ये इस सेंस में इसको बोलेंगे कि ये कुछ ऐसा रिमार्क जो एब्यूसिव है, एब्यूसिव रिमार्क करना किसी के खिलाफ में, तो आप यूज करेंगे गिविंग समवन ए बर्ड. देन वी हैव गॉट द विंड अप. गॉट द विंड अप का मतलब होता है टू बी स्कैर्ड, डरा हुआ होना. मान लो रात का टाइम है, एकदम से अ, जो हवा होती है वो किस तरह से चढ़ती है ऊपर की तरफ, तो ऐसे केस में वो डरा देती है, तो आप कहेंगे डरा हुआ होना. शी रियली caught the winds up when she heard strange noises outside her house at the night. अलग अलग तरह की अचानक से अजीब सी आवाजें घर के बाहर से आई तो इसकी वजह से वो डर गई. शी got the winds up. Then we have get a raw deal. Get a raw deal का मतलब not treated equally, अन्याय हुआ किसी के साथ. रो का मतलब जो बिल्कुल जस्टिस नहीं है, जहां पे जो इक्वालिटी का जो प्रिंसिपल वो अप्लाई नहीं हुआ. शी फेल्ट शी गॉट ए रॉ डील व्हेन शी वाज पास्ड ओवर फॉर प्रमोशन डिस्पाइट हर हार्ड वर्क. हार्ड वर्क के बाद भी उसको प्रमोशन नहीं हुआ. देन शी फेल्ट शी गॉट ए रॉ डील. रॉ डील का मतलब अन्याय हुआ है. देन वी हैव गिफ्ट ऑफ गैब. गैब का मतलब होता है बोलना, बोलचाल, इसको बोलते हैं गैब. गिफ्ट ऑफ गैब. गिफ्ट ऑफ गैब का मतलब है कि किसी को बोलने की बहुत अच्छी कला आती है, वो किसी को कन्विंस कर सकता है. कई बार कहते हैं कि पॉलिटिशियन के पास एक्सपर्टीज ना हो तो चल जाएगा, मतलब अगर उसके पास बोलने की चतुराई है तो वो कंपनसेट कर देगी लैक ऑफ एक्सपर्टीज को.
तो टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, if someone has the gift of gab, they speak in a persuasive or interesting way. बोलने की कला है. The politician had the gift of gab, easily convincing people with his speeches. वो अपनी जो स्पीच होती है, अपनी जो बात होती है, उससे कन्विंस कर लेता है बहुत जल्दी. It means he has a gift of gab. Then we have give cold shoulder. Give cold shoulder का मतलब है to ignore, नजरअंदाज कर देना किसी को. After the argument, she gave him a cold shoulder and refused to speak to him. आर्ग्यूमेंट होने के बाद उसने उसे इग्नोर कर दिया. कहते हैं ना कि बेस्ट तरीका होता है किसी चीज को, अ, मतलब किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते आप, तो उसे इग्नोर करो आप. ठीक है. दूसरों के प्रोवोकेशन से आप उसके अंदर इन्वॉल्व ना हो, उसे इग्नोर करो. तो ऐसे केस में कहेंगे आप टू गिव अ कोल्ड शोल्डर. देन वी हैव गेट योर वायर्स क्रॉस्ड. गेट योर वायर्स क्रॉस्ड, गलत गलत तरीके से, या कह सकते हैं गलत फहमी अगर हो जाती है, तो ऐसे केस में आप कहेंगे वायर्स आर क्रॉस्ड. If people get their wires crossed, they misunderstand each other, especially when making arrangements. किसी चीज की व्यवस्था करने में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, और उसकी वजह से अगर कुछ काम ठीक नहीं होता है, तो आप कहेंगे द वायर्स वर क्रॉस्ड. वी गोट आवर वायर क्रॉस्ड. वी got our wire crossed about the meeting time, so we missed each other at the cafe. मीटिंग टाइम के बारे में हमारे बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, इसकी वजह से वी मिस्ड ईच अदर एट कैफे. सो आप कैसे यूज करेंगे इसको, कि जहां आपके बातचीत करने में कहीं गलतफहमी हो जाए, उसकी वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, तो ऐसे केस में आपको यूज करेंगे गेट योर वायर्स क्रॉस्ड. गिव मी 5, ये तो आप करते ही होंगे. हाई फाइव जो आप बोलते हैं, हाई फाइव. If someone says this, they want to hit your open hand against theirs as a way of congratulation or greeting. ताली बजाना. After the successful project, he said, "Give me 5," and we high-fived each other. एक दूसरे के हाथ में ताली बजाई. Give me a hand का मतलब होता है मदद करना. Give me hand. जब आप सामान रख रहे हैं, आपसे पूरा नहीं उठ रहा, तो कैसे give me hand. If someone gives you a hand, they help you. Can you give me a hand with this heavy box? I can't lift it by myself. मैं खुद इसे नहीं उठा पाऊंगा. Please give me a hand. Very simple. Then we have give someone a piece of your mind. मतलब आपके दिमाग में क्या है, ये दूसरे को दे देना, ट्रांसफर कर देना. गुस्से में आलोचना करना. इफ यू गिव समवन ए पीस ऑफ योर माइंड, यू क्रिटिसाइज देम स्ट्रांगली एंड एग्रेसिवली. मतलब यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड होके कुछ बोल देना, ऐसे केस में आप यूज करते हैं गिव समवन ए पीस ऑफ योर माइंड. शी गेव हिम ए पीस ऑफ हर माइंड आफ्टर ही इग्नोर्ड हर रिक्वेस्ट फॉर वीक्स. उसने उसकी जो रिक्वेस्ट है उसको कई हफ्तों तक इग्नोर किया, तो उसमें लास्ट में उसने गुस्से में आके स्ट्रेट फॉरवर्ड सारी बात कह दी. इट मीन्स शी गेव हिम अ पीस ऑफ हर माइंड. देन वी हैव गो बनानास. कार्टून्स में हमने देखा होगा, जो बनानास होते हैं वो बड़े डांसिंग तरीके से उनको दिखाते हैं. तो मतलब जो गो बनाना का मतलब आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए किसी बात को लेके, पागलों की तरह डांस कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं. इफ यू गो बनाना, यू आर वाइल्ड विद एक्साइटमेंट, एंग्जाइटी एंड वरी. The fan went bananas when the team scored the winning goals in the final seconds. The fans went banana मतलब जो फैन है वो चिल्लाने लगे एक्साइटमेंट में, पागल हो जाना. गो बनाना, ये न्यूज़पेपर में आपने कहीं पढ़ा होगा. गो बनाना ये जो स्पोर्ट्स पेज है, उसी में इस तरह के जो ईडियम्स है वो आपको देखने को मिलते हैं. देन इफ समवन सेज गो टेल इट टू द बर्ड्स. गो टेल इट टू द बर्ड्स, इसका हिंदी और सीधा मतलब ये बनता है कि जाओ ये पक्षियों को बताओ. मतलब तुम्हारी जो बकवास है, ये इसमें कोई दम नहीं है. आगे एक आएगा इडियम, उसमें देखेंगे इट डज नॉट होल्ड वाटर. होल्ड वाटर वो भी लगभग ऐसा ही है. दिस इज यूज व्हेन समवन समथिंग इज दैट इज नॉट क्रेडिबल एंड इज अ लाई. उस पे कोई विश्वास नहीं करता उस बात के ऊपर, और वो एक झूठ है, बकवास करना है. ऐसे केस में आप कहेंगे गो टेल इट टू द बर्ड्स. गो एंड टेल इट, मुझे मत बताओ, ये बाहर जाके किसी पक्षी को बताओ. मतलब नोबडी विल विल बिलीव इन यू. यू से यू कैन फ्लाई अप
आप ये कह रहे हो कि आप उड़ सकते हो, गो टेल इट टू द बर्ड्स, नो वन बाइंग इट। कोई इस पे विश्वास नहीं कर। देखो एक इस लाइन के अंदर एक और ईडियम आ गया, नो वन बाइंग इट, मतलब आपकी इस बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा, नो वन इज बाइंग इट। ओके, देन वी हैव गो अंडर द हैमर। गो अंडर द हैमर इसका मतलब नीलामी में कोई चीज बेच देना। इफ समवन गोज अंडर द हैमर, इट इज सोल्ड इन एन ऑक्शन, नीलामी में बिक जाना। द रेयर पेंटिंग फाइनली वेंट अंडर द हैमर फॉर एन इम्प्रेसिव सम एट द ऑक्शन। जो रेयर पेंटिंग है उसका ऑक्शन हुआ और बहुत ही इंप्रेसिव अमाउंट मिला। नेक्स्ट है ग्रेवयार्ड शिफ्ट। जिनको रात को काम करने को मिलता है, मतलब उनकी कोई रात की शिफ्ट होती है काम की, जैसे ये जो गार्ड्स वगैरह होते हैं, तो इनके लिए आप यूज कर सकते हैं ग्रेवयार्ड शिफ्ट। इफ यू हैव टू वर्क वेरी लेट एट नाइट, इट इज ग्रेवयार्ड शिफ्ट। ग्रेवयार्ड का मतलब क्या होता है? कब्रिस्तान। ही वॉज असाइंड द ग्रेवयार्ड शिफ्ट एट द हॉस्पिटल, वर्किंग फ्रॉम मिडनाइट टू 8 AM। 12 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक काम करना है। तो इट मीन्स आपकी जो शिफ्ट है, डे शिफ्ट बोलते हैं ना, डे शिफ्ट नाइट शिफ्ट, तो जो नाइट वाली शिफ्ट होती है उसे कहते हैं ग्रेवयार्ड शिफ्ट। देन जो मैकेनिक होते हैं उनको देखा होगा आपने, सारे कपड़ों पे ग्रीस लगा रहता है, काम करते रहते हैं, उन्हें कहते हैं ग्रीस मंकी। ग्रीस मंकी इज अ idiomatic term for a mechanic, mechanically the grease monkey worked tirelessly to fix the car, getting his hand covered in oil। तो उनके कपड़े, उनके हाथ, उनकी बॉडी, सब जगह ऑयल और ग्रीस लगा रहता है। ऐसे केस में आप इसे यूज करेंगे। देन वी हैव एंट इन योर पेंट। अगर आपकी पेंट में कोई चींटी घुस जाए तो क्या आप सीधे खड़े रह सकते हैं? नहीं, आप इधर से उधर कूदेंगे। तो मतलब बेचैन होना, हैव एंट्स इन योर पेंट्स, नॉट एबल टू कीप स्टिल बिकॉज यू आर वेरी एक्साइटेड और वरीड अबाउट समथिंग। किसी बात को लेके आप बहुत चिंतित हैं या एक्साइटेड हैं, ऐसे केस में आप क्या हो जाएंगे? बेचैन हो जाएंगे, आप सीधे खड़े नहीं हो पाएंगे, या आप कूदने लगेंगे, एक्साइटमेंट से नाचने लगेंगे, यू विल गो बनाना। शी हैड ants in her pants before the big exam, unable to focus on anything else। किसी चीज पे फोकस नहीं कर पा रही है, बहुत एंजाइटी हो रही है, एक्साइटेड है। ants in her pants। देन वी हैव whale, मछली, बहुत ज्यादा बड़ा। having a whale of time, to enjoy very much, बहुत आनंदित होना। we had a whale of time at the concert light last night, dancing and singing along। नाच रहे थे, गा रहे थे, बहुत आनंद आ रहा था, मजे आ रहे थे। देन hold one's horse, अपने घोड़ों को लगाम दो। ये आपने बॉलीवुड में सुना होगा, तो इसका मतलब बी पेशेंट, आप धैर्य रखो, धैर्य रखना। होल्ड योर हॉर्सेस, वी विल स्टार्ट द प्रोजेक्ट एज सुन एज एवरीवन इज रेडी। इतनी जल्दबाजी मत करो, अपने घोड़ों को लगाम दो, मतलब धैर्य रखो, बी पेशेंट। देन वी हैव हैविंग ए बिग माउथ, मतलब बहुत ज्यादा बोलना, मुंह चलाना हर समय। वन हु गॉसिप मोर एंड टेल सीक्रेट्स, जिसके पेट में कोई बात नहीं पचती हो, वो सब सीक्रेट दूसरों को बता देता है। शी हैज अ बिग माउथ एंड couldn't कीप हर फ्रेंड्स सीक्रेट फॉर लॉन्ग। अब ये शी एकदम करेक्ट यहाँ पे यूज किया गया है, ही नहीं हो सकता यहाँ पे, शी ही होगा। शी हैज अ बिग माउथ एंड couldn't कीप हर फ्रेंड्स सीक्रेट फॉर लॉन्ग, बहुत देर तक उस सीक्रेट को नहीं रख सकती है। ठीक है। देन हिमालयन ब्लंडर, हिमालयन ब्लंडर ये आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा, गांधी जी ने यूज किया था हिमालयन ब्लंडर। इसका मतलब है बहुत बड़ी गलती, सीरियस मिस्टेक। Forgetting the client's meeting was a Himalayan blunder that cost us the deal। क्लाइंट मीटिंग को भूल गए, क्लाइंट से मीटिंग नहीं हुई, जिसकी वजह से डील कैंसिल करी चली गई, हाथ से निकल गई। तो इट वॉज एन हिमालयन ब्लंडर, उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में सबसे बड़ी गलती है। देन वी हैव ए वन ट्रैक माइंड। जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो यू शुड हैव ए वन ट्रैक माइंड, केवल दिमाग एक ही जगह लगाओ, सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोचना। थिंक ओनली ऑफ वन थिंग। ही हैज वन ट्रैक माइंड, ऑलवेज थिंकिंग अबाउट हिज नेक्स्ट बिग प्रोजेक्ट। नेक्स्ट बिग प्रोजेक्ट क्या है आपका? RAS, मेंस एंड इंटरव्यू। हैविंग क्लीन हैंड्स, हाथ आपके साफ सुथरे हैं, तो इसका मतलब आप निष्पक्ष हैं, निरपराध हैं, गिल्टी नहीं है।
हैविंग क्लीन हैंड्स, बी गिल्टलेस, निरपराध होना। आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन शी वॉज फाउंड टू हैव क्लीन हैंड्स एंड वॉज नॉट इन्वॉल्व इन एनी रॉन्ग डूइंग। मतलब वो निरपराध है, कोई गलती उसने नहीं की है, इन्वेस्टिगेशन में पाया गया है। मतलब एक्विटेड, एक जो वर्ड यूज करते हैं आप लोग के अंदर, शी इज एक्विटेड, मतलब उसके ऊपर जो चार्जेस लगे थे, जो एक्यूज्ड बनाया गया था, उसे एक्विट कर दिया गया है आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। हैविंग एग ऑन योर फेस, मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले, शशि थरूर साहब का एग्जांपल दिया था। देन हैव आईज बिगर देन वन स्टमक, ये भी हो गया, ज्यादा खाने लेने की इच्छा, या करप्शन से जोड़ के इसको देख सकते हैं। देन हर्ट मिस्ड ए बीट, आपका दिल, आपका हर्ट जो बीट कर रहा है उसमें से अगर बीट मिस हो जाए, तो ये इडियम कहाँ यूज करेंगे, मतलब धड़कन थम जाए, वेरी एक्साइटेड, हाईली एक्साइटेड। When she saw the surprise gift, her heart missed a beat from the sheer excitement. जब आप लिस्ट में अपना नाम देखेंगे आरएस में फाइनली, तो ये इडियम आपके ऊपर प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होगा। योर हर्ट विल मिस अ बीट, एकदम से आप एक्साइटेड हो जाएंगे बुरी तरह से। बुरी तरह तो नहीं बोलेंगे यहाँ पे, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। उसके बाद कहेंगे हर्ट इन द राइट प्लेस, आपका दिल सही है, साफ साफ दिल बोलते हैं ना, साफ दिल का पर्सन है। तो गुड नेचर, दिल के नेक इरादे होना, मतलब दो ही कैन बी ब्लंट एट टाइम्स, कभी कभार वो बिल्कुल मुंह पे बोल देता है जो बात होती है, बट हिज हर्ट इज इन द राइट प्लेस। आप कहते हैं ना कि दिल का साफ है, बोलता बस सीधा सीधा है, वो वाली बातें हैं। देन वी हैव हिट द नेल ऑन द हेड, अब आपको कहीं कील ठोकनी है, ये ऐसी कील है, आप कहीं मारे जा रहे हैं, यहाँ मारे, तो इससे कुछ नहीं होगा, बिल्कुल हेड पे आप स्ट्रोक करेंगे, तब जाके कीली सही जगह जाएगी। डन द राइट थिंग करेक्टली, सही समाधान ढूंढना, एकदम जो जरूरत है वही करना। हिज एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम हिट द नेल ऑन द हेड, लीडिंग टू इमीडिएट सॉल्यूशन। प्रॉब्लम को एनालाइज करना, जो उसने एनालाइज किया, तो उसका एनालिसिस निकल के आता है हिट द नेल ऑन द हेड, जिसकी वजह से इमीडिएट सॉल्यूशन हो पाया। हैंड टू माउथ, ये भी आप इकोनॉमी में बहुत बार देखते होंगे, मतलब डेली कमाना डेली खाना, बहुत ही मुश्किल भरी जिंदगी चल रही है, एक भी एक्स्ट्रा खर्चा आ गया तो मैनेज नहीं होगा। Someone who's living hand to mouth is very poor and needs the little money they have coming in to cover their expenses. मुसीबत में जीवन यापन करना। After losing his job, he had to live from hand to mouth, barely making ends meet. ये एक और फ्रेज आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ends meet. Ends meet का मतलब होता है not able to meet his ends, मतलब जो बेसिक जरूरतें हैं वो भी पूरी नहीं कर पा रहे। Then we have no truck with, ट्रक से आप क्या समझते हैं? जनरली आप देखते होंगे जो 4 5 10 पहियों का जो गाड़ी होती है उसे आप ट्रक कहते हैं, बट इस टर्म को हिस्टोरिकली इस व्हीकल के लिए यूज नहीं किया गया था। ट्रक का हिस्टोरिकल मतलब है बिजनेस, ट्रेड। हैविंग नो ट्रक्स मतलब कोई ट्रेड नहीं है। इफ यू हैव नो ट्रक्स विद समवन और समथिंग, यू रिफ्यूज टू गेट इन्वॉल्व विद इट और देम। तो ये ट्रेड बिजनेस, और इसे इवॉल्व होते होते आप हर जगह वहां यूज कर सकते हैं जहां आपका कोई लेना देना ना हो। I have no trucks with dishonest people. They are not the kind of friends I need. जो ईमानदार नहीं होते, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे ऐसे दोस्तों की जरूरत नहीं है। Then very common and famous idiom, hit the bull's eye. Hit the bull's eye. एग्जैक्ट सटीक जो जगह है वहां आपको स्ट्राइक करना है, सटीक परिणाम प्राप्त करना। His guess about the market trend hit the bull's eyes, earning him accolades. इसका मतलब है प्रशंसा करना। अब मार्केट के ट्रेंड के बारे में उसने बताया कि ये होने वाला है, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, इट मींस ही हिट द बुल्स आई। देन वी हैव होल्ड वाटर। होल्ड वाटर का मतलब होता है व्हेन यू से दैट समथिंग डज और डज नॉट होल्ड वाटर, इट मींस दैट पॉइंट ऑफ व्यू और आर्गुमेंट दैट पुट फॉरवर्ड इज और इज नॉट साउंड स्ट्रॉन्ग और लॉजिकल। मतलब इफ समथिंग होल्ड वाटर, इट मींस ये संगत है, लॉजिकल है, स्ट्रॉन्ग है, साउंड है। इफ समथिंग डजंट होल्ड वाटर, इट मीन दिस इज इलॉजिकल। कैसे यूज करेंगे आप इसको?
The argument that we should cut expenses just because other are doing it doesn't hold water. क्योंकि और बाकी लोग कम खर्चा कर रहे हैं इसलिए हम करें, तो ये आर्गुमेंट लॉजिकल नहीं है. इट डज नॉट होल्ड वाटर. देन वी हैव हॉर्नेट्स नेस्ट. हॉर्नेट्स नेट्स, ये हॉर्नेट क्या होता है? ये मधुमक्खी जैसा एक कीड़ा टाइप होता है, मधुमक्खी की तरह. उसके छत्ते में अगर आप हाथ लगाओगे तो वो बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाता है. तो इस तरह से ये ईडियम बनता है. द hornet's nest is a violent situation or one with a lot of dispute. The new policy has stirred up, मतलब छेड़ दिया है, stirred up a hornet's nests with protest erupting in several cities. So this is how this idioms is used. Then we have in dribs and drabs. Dribs and drabs का मतलब थोड़ा थोड़ा करके, little improvement in small amount at a time, थोड़ा थोड़ा करके. इन दोनों जो ये शब्द है इनका मतलब भी ये है, बहुत ही थोड़े लिटिल अमाउंट के अंदर. द डोनेशन केम इन ड्रिप्स एंड ड्रैब्स. ड्रिप्स एंड ड्रैब्स. बट बाय द एंड ऑफ द वीक वी हैड इनफ टू मीट आवर गोल. बट अंत में हमारे पास अच्छा खासा पैसा हो गया. देन वी हैव इन ब्लैक एंड व्हाइट. पहले के जो प्रिंटर हुआ करते थे तो ब्लैक शाई से व्हाइट पेपर के ऊपर प्रिंट करते थे जिससे क्लियरली समझ में आए, साफ सुथरा दिखे. टू गिव इन राइटिंग, इसका मतलब होता है राइटिंग में देना, लिखित रूप में देना, मतलब साफ सुथरे तरीके से अपनी बात कहना. कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन ब्लैक एंड व्हाइट टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग लेटर. कॉन्ट्रैक्ट ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब यहाँ ये लिटरल मीनिंग मत लेना कि भाई व्हाइट पेपर उस पे ब्लैक पेन से लिखना है. ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब एकदम साफ सुथरे सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हों ताकि बाद में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो. देन वी हैव इन द ब्लूज. इन द ब्लूज का मतलब होता है लो स्पिरिटेड, उदास होना. शी वॉज इन द ब्लूज फॉर डेज आफ्टर हियरिंग द डिसअपॉइंटिंग न्यूज. न्यूज सुनने के बाद कई दिनों तक शी वॉज इन ब्लूज. तो ब्लूज का मतलब है लो स्पिरिटेड. अब ये ऐसा हो सकता है कि पहले के जो टाइम, एंशियंट टाइम में जब कोई शिप के ऊपर ब्लू कलर का झंडा फहराता था, इसका मतलब समवन इज डाइड ऑन बोर्ड. तो इसको एक उदासीनता का एक साइन माना जाता था और उस तरीके से फिर ये इडियम बन के निकला है. देन वी हैव इन काहूट्स विद. इन ए पार्टनरशिप यूजुअली फॉर डिसऑनेस्ट रीजन, साजिश में शामिल होना. The two companies were in cahoots with each other to manipulate the market. तो cahoots में होने का मतलब होता है साजिश में शामिल होना. Then we have if the shoe fits, wear it. अगर आपकी कोई आलोचना हो रही है, अगर वो सच है, तो आपको स्वीकार करने में क्या आपत्ति है, आप उसे स्वीकार कर लो. This is used to suggest that something that has been said might apply to a person. जो आपके बारे में कहा गया है, अगर ये आपके ऊपर अप्लाई होता है, तो why don't you accept it? If the shoes fits, wear it. ऐसा बोला जाता है, अगर जूते फिट आ रहे हैं तो पहन लो ना, फिर इधर उधर क्यों एक्सक्यूज कर रहे हो. रेफरिंग टू द मैनेजर्स अनफेयर कमेंट्स, कि आपने एक अनफेयर कमेंट किया था, आप इस बात को एक्सेप्ट कर लो. इफ द शूज फिट्स, वियर इट. देन वी हैव इन ड्रूव्स. इन ड्रूव्स का मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या में, एक साथ बहुत बड़ी संख्या में लोगों का इकट्ठा होना. बड़ी संख्या में कुछ भी होना तो आप कहेंगे इन ड्रूव्स. व्हेन थिंग हैपेंस इन ड्रूव्स, a lot at same time or very quickly, बहुत बड़ी संख्या में. Tourists arrived in droves. Tourists arrived in droves at the beach during the holiday season. Holiday season में एकदम से भारी संख्या में टूरिस्ट वहां आए बीच के ऊपर. Then we have in the dog house. Dog house का मतलब होता है अपमानित होना. जो कुत्तों के लिए अलग से घर होता है ना बाहर, डॉग्स के लिए, उसमें आपको छोड़ दिया जाए, उसमें रहने के लिए बोला जाए. तो ये तो हो गया लिटरल मीनिंग. इसका फिगरेटिव मीनिंग क्या है? इफ समवन इज द डॉग हाउस दे आर इन डिस्ग्रेस, वेरी अनपॉपुलर एट द मोमेंट. कैसे यूज करेंगे? आफ्टर फॉरगेटिंग देयर एनिवर्सरी. एनिवर्सरी भूल गया जॉन, उसके बाद जॉन को कहाँ रहना पड़ा? डॉग हाउस में. तो ऐसा मतलब नहीं है कि वो कुत्तों वाले वो घर में रहा. इसका मतलब ये है कि बहुत अपमानित किया गया उसे, कि आप कैसे भूल सकते हैं. जॉन वॉज इन डॉग हाउस विद हिज वाइफ फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक. पूरे एक हफ्ते तक उसकी वाइफ ने उससे बात नहीं की. इसका ये यूसेज होगा इन द डॉग हाउस का मतलब अपमानित होना, इन ए डिसग्रेस और वेरी अनपॉपुलर एट द मोमेंट.
देन वी हैव जैक फ्रोस्ट। जैक फ्रोस्ट का क्या मतलब है? जैक फ्रोस्ट का मतलब है जब बहुत ज्यादा सर्दी हो तो उसे कहते हैं जैक फ्रोस्ट। इफ एवरीथिंग इज फ्रोजन इन विंटर देन जैक फ्रोस्ट हैज अराइव्ड। जैक फ्रोस्ट। अब ये जे से जो वर्ड है यहाँ पे आपको आपको जैक, जॉनी, जैन, जॉन, ये बहुत वर्ड देखने को मिलेंगे। क्योंकि जो 18th 19th सेंचुरी जो ब्रिटिश था, जो ब्रिटेन था, उसके अंदर ये वाले जो नाम है बहुत ही कॉमन रखे जाते थे लोगों के, लड़कों के। जैनी लड़कियों के लिए बहुत कॉमन नाम था। जॉन बहुत कॉमन लड़कों के लिए। उधर के नॉवेल्स, बुक्स, जो आर्ट फॉर्म हुआ करती थी उनमें भी बहुत ज्यादा यूज करते थे, तो इस कारण से ईडियम्स में भी आपको बहुत देखने को मिलेंगे जैक, जॉन, ये सब। The trees were covered with frost, a sure sign of Jack Frost has made his visit. तो इसका मतलब जो जैक फ्रोस्ट है वो आने वाला है, क्योंकि जो ट्रीज हैं वो बिल्कुल बर्फ से ढक चुके हैं। तो ऐसे केस में कहेंगे जैक फ्रोस्ट। जैक द लैड या जैक द लाड, द कॉन्फिडेंट एंड नॉट वेरी सीरियस यंग मैन who behaves as he wants to without thinking about the other people। कानून तोड़ने की, ऐसा मन करना कि कानून तोड़ दें, बहुत मौज मस्ती करने वाला एक यूथ, यंग लड़का, उसके लिए कहते हैं जैक द लाड, मौज मस्ती करने वाला लड़का। ही इज अ बिट ऑफ जैक द लाड, ऑलवेज गेटिंग इनटू ट्रबल विद हिज केयरफ्री एटीट्यूड्स। कोई चिंता की बात नहीं, इस कारण से बहुत बार ट्रबल में भी फंसता है। ही इज अ बिट ऑफ जैक द लाड। देन वी हैव, आपने सुना होगा कई बार, Jack of all trades। Jack of all trades, the person who can do many different jobs। हर काम में निपुण व्यक्ति क्या होता है? Jack of all trades। He is Jack of all trades, fixing everything from computers to cars। कंप्यूटर भी ठीक कर लेता है, कार भी ठीक कर लेता है। जो जनरलिस्ट होते हैं, जनरलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट, आपके एक टॉपिक भी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आरएस मेंस के अंदर। तो उसमें जो जनरलिस्ट होते हैं, जैसे मान लिया आप आरएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आरएएस क्या होता है? जनरलिस्ट होता है। इसी तरीके से एजुकेशन डिपार्टमेंट है या एग्रीकल्चर है, तो उसमें जो ऑफिसर्स होते हैं, जो हायर पोस्ट पे होते हैं, वो होते हैं स्पेशलिस्ट। मतलब उन्होंने स्पेशली उसी की पढ़ाई की होती है, तो वो स्पेशलिस्ट होते हैं। दे आर नॉट जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, दे आर मास्टर इन वन ट्रेड। बट जो आरएएस बनता है, आईएएस बनता है, ये जनरलिस्ट होते हैं। इसके लिए एक केवल आपको एक उसकी बैचलर्स की डिग्री चाहिए होती है। वो डिग्री किसी भी फील्ड में हो सकती है, आपने बीए भी किया उसके बाद आप आरएएस बन जाएंगे। तो इसलिए जनरलिस्ट के लिए कई बार ये यूज किया जाता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप पढ़ते होंगे कि एन जर्नलिस्ट इज एन जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। किसी एक फील्ड का मास्टर नहीं है, बट उसको सब कुछ पता है। लॉ एंड ऑर्डर भी देख लेगा, वो टैक्सेशन भी देख लेगा, उसके बाद वो पुलिस में भी जा सकता है, वो मैजिस्ट्रेट भी बन जाता है, वो लैंड रेवेन्यू भी देख लेता है, वो जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है उसको भी देख लेता है, मतलब सब चीजें कर लेता है वो। ठीक है, इसलिए जैक ऑफ ऑल ट्रेड यूज किया जाता है। देन जैम ऑन योर फेस। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था एग ऑन योर फेस, तो लगभग वैसा ही है ये। इफ यू से दैट समवन हैज जैम ऑन देयर फेस दे अपीयर टू बी कॉट, एम्बैरेस्ड, फाउंड गिल्टी, शर्मिंदा होना। देन वी हैव जैम टुमारो। जैम तो आपने ब्रेड में लगा के खाया ही होगा। तो ये एक 18th सेंचुरी का एक जो जो ब्रिटिश जो ब्रिटेन है वहाँ एक बुक था, एक नोवेल था, उसके अंदर एक रानी बोलती है कि देखो अगर ऐसा करोगे तो आपको कल जैम मिलेगा खाने के लिए। मतलब कुछ अच्छी मीठी प्लीजेंट चीज मिलेगी। बट वो कल कभी आता ही नहीं है, तो इसलिए इसको ईडियम बना दिया गया। दिस ईडियम इज यूज्ड व्हेन पीपल प्रॉमिस गुड थिंग्स फॉर द फ्यूचर दैट विल नेवर कम। जो कभी आएगा ही नहीं, कभी ना पूर्ण होने वाली उम्मीद। दे कीप प्रोमिसिंग ए रेज बट इट्स ऑल जस्ट जैम टुमारो। वो बोलते हैं कि तुम्हारे पैसे बढ़ाएंगे, बट दिस इज ऑल जस्ट जैम टुमारो। जैम मिलेगा खाने को कल। अब जैम, जॉन, जैक, ये सब चलेगा। जेनी डॉय। जेनी डॉय, ए नेम गिवन टू अनआइडेंटिफाइड फीमेल, नामालूम महिला। तो जो भी अनआइडेंटिफाइड फीमेल हुआ करती थी उस समय ब्रिटेन में, उसको बोल देते थे जेनी डॉय। मतलब बहुत ही कॉमन, बहुत ही टिपिकल एक महिला जो है, उसके लिए क्या यूज किया गया? जेनी डॉय। आगे आप देखेंगे जॉन डॉय, तो इसका मतलब कोई मेल, अनआइडेंटिफाइड मेल। द केस वाज फाइल्ड अंडर द नेम जेनी डॉय एज द वुमन आइडेंटिफाइड वॉइस वाज अननोन। जो महिला बरामद हुई है पुलिस को, जो पुलिस ने पकड़ी है, वो आइडेंटिटी, उसकी आइडेंटिटी क्लियर नहीं हुई है, इसलिए उसका नाम रख दिया जेनी डॉय, उसके नाम से केस फाइल कर दिया। जेकिल हाइड। जेकिल हाइड, ये भी एक नोवेल से निकाला गया है।
जिसमें एक पर्सन है वो कभी तो बहुत अच्छा हो जाता है, उसके बाद वो बहुत बुरा बर्ताव करता है, तो मतलब उसके जो रूप हैं वो बदलते रहते हैं। जेकिल एंड हाइड, समवन हु हैज ए प्लीजेंट एंड वेरी अनप्लीजेंट साइड ऑफ देयर कैरेक्टर। एक बार वो बहुत अच्छा बिहेव करता है और दूसरे जो टाइम होता है उसके अंदर उसका जो बहुत एग्रेसिव रूप है वो सामने आता है। ही इज लाइक जेकिल एंड हाइड, वन मोमेंट चार्मिंग एंड द नेक्स्ट मोमेंट कंप्लीटली हॉस्टाइल। एक समय तो बड़ा खुश रहता है, उसके बाद वो हॉस्टाइल हो जाता है। तो इस तरह से इसका यूज किया जाता है। देन वी हैव जर्सी जस्टिस। इट हैज समथिंग टू डू विद द न्यू जर्सी लॉ। उस समय की बात है ये। जर्सी जस्टिस का मतलब है वेरी सिविल जस्टिस, बहुत कठोर न्याय। द पनिशमेंट फॉर सच क्राइम्स इन दिस टाउन इज जर्सी जस्टिस, नो मर्सी। किसी तरह की कोई दया नहीं होगी। जर्सी जस्टिस। देन वी हैव जेट सेट। जेट का मतलब उड़ने वाला जेट। जेट प्लेन्स, जैसे अंबानी है, जेट उसके पास है। वेरी वेल्दी पीपल हु ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड टू अटेंड पार्टीज और फंक्शंस। धनी लोग जो दुनिया भर में घूमते हैं। द जेट सेट वर ऑल सीन एट द लग्जरी रिसोर्ट लास्ट वीकेंड। तो जेट का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि वो प्लेन में उड़ रहे हैं। जेट सेट मतलब एक फिगरेटिव एक इडियम है जो बताता है कि धनी लोग हैं और बहुत जगह घूमते हैं। देन वी हैव जेट ब्लैक। ये तो आपने गाने भी सुने होंगे पंजाबी, जेट ब्लैक। तो हमारे यहाँ इसको जेट ब्लैक कर देते हैं, जेड लिख देते हैं। बट ये होता है जेट ब्लैक। जेट का मतलब होता है एक तरह का कोयला, जेमस्टोन, लिग्नाइट, जो बिल्कुल काला होता है, बिल्कुल ब्लैक। तो उसके लिए बोलते हैं जेट जैसा ब्लैक। जेमस्टोन जो कोल है, लिग्नाइट, उसके जैसा ब्लैक। टू एम्फसाइज जस्ट हाउ ब्लैक समथिंग, कोयले जैसा काला। हर हेयर वॉज जेट ब्लैक शाइनिंग अंडर द ब्राइट लाइट्स। उसके बाल बिल्कुल काले, जेट ब्लैक। देन वी हैव जॉब्स कंफर्टर। जॉब्स कंफर्टर का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो आया तो था आपको सांत्वना देने, बट उस सांत्वना में क्या था, सरकाज्म ज्यादा था, उससे पीड़ा बढ़ी हुई है। मतलब जितनी आपकी थी उससे ज्यादा बढ़ा के चला गया, और नाम क्या हुआ कि वो तो सांत्वना देने आया था, आपको समझाने आया था। वह व्यक्ति जो आराम देने के बजाय और अधिक तकलीफ दे दे, उसके लिए कहेंगे जॉब्स कंफर्टेबल कंफर्टर। शी वॉज ए जॉब्स कंफर्टर ट्राइंग टू cheer हिम अप बट ओनली मेकिंग थिंग्स वर्स। उसको हंसाने की कोशिश कर रही थी, बट कुछ ऐसी बात बोल दी जिससे उसको और परेशानी हुई। जॉब फॉर द बॉयज। आपने सुना होगा हमारे यहाँ एक नेपोटिज्म नाम, जिसमें अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको फेवर करना होता है किसी भी चीज में। वेयर पीपल गिव्स जॉब्स कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा टू देयर फ्रेंड्स एंड एसोसिएट्स, अपने लोगों को काम देना। इसके लिए यूज किया था जॉब्स फॉर द बॉयज। द प्रोजेक्ट वॉज जस्ट अनदर एग्जाम्पल ऑफ जॉब्स फॉर द बॉयज। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर जो नेता मंत्री अफसर हैं, इनके ही जो रिलेटिव्स हैं उनको काम मिलेगा। देन वी हैव जॉकी फॉर पोजीशन। जॉकी क्या होता है? जॉकी ब्रांड तो होती है, बट इसका क्या मतलब है? जो घोड़ा चलाता है, दौड़ के अंदर घुड़सवारी करता है, जो घोड़ों की रेस होती है, तो उस घुड़सवार को कहते हैं जॉकी। जॉकी फॉर पोजीशन। If a number of people want the same opportunity and are struggling to emerge as one likely candidate, they are jockeying for position। मतलब एक, आप देखते हैं कि आरएस की पोस्ट, एसडीएम की पोस्ट कम है, तो उनके लिए ही सब तैयारी कर रहे हैं, लगे हुए हैं, बुरी तरह से पढ़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, किसी स्थिति के लिए संघर्ष करना। तो यू आर जोकिंग फॉर एसडीएम पोस्ट। द कैंडिडेट्स वर ऑल जोकिंग फॉर द पोजीशन ड्यूरिंग द इंटरव्यू। देन वी हैव जॉग माई मेमोरी। भाई मुझे कुछ याद दिलाओ, याद नहीं आ रहा। इफ यू जॉग समवन्स मेमोरी यू हेल्प देम टू रिमेंबर समथिंग। वो कहता है ना कि याद नहीं आ रहा एक्चुअली कैसा था, तो दूसरा पूछता है थोड़ा बताओ, मैं बताता हूँ उसके बारे में। कैन यू जॉग माई मेमोरी एंड रिमाइंड मी द डिटेल्स ऑफ दैट मीटिंग। देन आप थोड़ी देर पहले आपने सुना था जेनी डॉय, मतलब अनआइडेंटिफाइड फीमेल। यहाँ है जॉन डॉय, अनआइडेंटिफाइड मेल। देन जॉय पब्लिक, बिल्कुल आम आदमी के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। द टिपिकल एवरेज पर्सन, आम आदमी। द पॉलिसी विल बेनिफिट जॉय पब्लिक, नॉट जस्ट द वेल्दी। जॉय पब्लिक मतलब मिडिल क्लास, टिपिकल एवरेज पर्सन। देन वी हैव जॉनी ऑन द स्पॉट। जॉनी ऑन द स्पॉट, जो हमेशा तैयार रहता है दूसरों की मदद करने के लिए। एबल टू डू व्हाट नीड्स टू बी डन, जो जरूरी है वो करता है। ही इज ऑलवेज जॉनी ऑन द स्पॉट हेल्पिंग विद वॉट एवर नीडेड एट द मोमेंट्स नोटिस। जब भी कोई जरूरत होती है वो तैयार रहता है। देन जॉनी कम लेटली, आवागमन करने वाला, नई नई आवागम करने वाला। जॉनी कम लेटली, समवन हु हैज रिसेंटली joined something or arrived somewhere, especially when they want to make changes that are not welcome. He is Johnny come lately trying to change the company's policy when he barely understands them.
उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बट फिर भी वो आके सब चीजों को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। नया नया आवागमन करने वाला, अभी अभी आया है और सब चीज चेंज करने वाला है। के लिए आप जनरली वर्ड यूज कर सकते हैं न्यू कमर, या नो वॉइस, या नाइव। कहते हैं ना कि जैसे जो पॉलिटिकल अरीना होता है उसके अंदर ही इज जस्ट जॉनी कम लेटली विद नो रियल एक्सपीरियंस। या जो बहुत वेटरन लोग होते हैं, वो जॉनी कम लेटली को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। जॉनी कम लेटली मतलब अभी भी आया है, नया नया आया है लड़का भी। देन वी हैव जॉइन द क्लब। जॉइन द क्लब का मतलब है कि देखो भैया, हमारे भी हाल वैसे ही जैसे तुम्हारे हैं। अगर किसी को लगता है कि एक कोई ऐसा पर्सन है जिसको पूरा सिलेबस टिप्स पे रटा हुआ है, तो ऐसा नहीं है। सबको भूलने की आदत है, कुछ चीजें दिमाग से स्किप हो जाती हैं, बार बार रिवाइज करना पड़ता है। तो ऐसे केस में आप यूज करेंगे जॉइन द क्लब, ये वर्ड यूज करेंगे। सेड व्हेन समवन हैज एक्सप्रेस्ड डिजायर ओपिनियन, मीनिंग दैट व्यू पॉइंट इज नॉट यूनिक टू यू। जो आप सोच रहे हो वो केवल आपके साथ ही नहीं हो रहा, बहुत लोगों के साथ हो रहा है। आई एम सो टायर्ड ऑफ दिस ट्रैफिक। मैं इस ट्रैफिक से परेशान हो चुका हूँ। फिर आप बोलेंगे जॉइन द क्लब, एवरी वन इज सेम बोट। कैसा लग रहा है? सबके साथ यही हाल होता है। इस तरह से इसको यूज करते हैं। जॉइन एट द हिप। अब आपके दो पैर हिप्स पे जुड़े हुए तो मतलब एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे जुड़े हुए ना। द ट्विंस आर सो क्लोज दे आर प्रैक्टिकली जॉइन एट द हिप। जो ट्विंस हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं। किसी दो फ्रेंड्स के लिए भी किया जा सकता है, पार्टनर्स के लिए भी किया जा सकता है, कपल के लिए, किसी के लिए यूज किया जा सकता है, बिल्कुल एक जैसे जुड़े हुए। देन एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत, जज ज्यूरी एंड एग्जीक्यूशनर। अगर तीनों एक ही पर्सन बन जाए, सेपरेशन ऑफ पावर खत्म। इफ समवन इज द जज, jury and executioner, they have control over every decision and the power to get rid of anyone। न्यायाधीश जूरी दोनों एक ही बन जाएं, न्यायाधीश जूरी और एग्जीक्यूशन करने वाला उस काम को करना है, तो फिर न्याय नहीं हो सकता। सेपरेशन ऑफ पावर वहां पे खत्म हो जाता है। इन दिस कंपनी द सीईओ इज अ जज जूरी एंड एग्जीक्यूशनर मेकिंग ऑल द डिसीजन अलोन। अगर कोई सीईओ के लिए ये कहा जा रहा है, इसका मतलब सारे डिसीजन वो खुद ही करता है। किसी से कोई तरह की कंसल्टेशन, कोई सेपरेशन ऑफ पावर नहीं, कोई डिपार्टमेंट नहीं, सब कुछ वो खुद डिसाइड करता है। देन जगल फ्रॉग्स, कठिन कार्य करना। मतलब आप जो फ्रॉग्स हैं उनको आप एक अगर कटोरे में रोक के रखना चाहें तो वो नहीं रुकेंगे। इफ यू आर जगलिंग फ्रॉग्स यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग वेरी डिफिकल्ट। इट मीन्स मैनेजिंग ए फुल टाइम जॉब, टू किड्स, होम, पूरा काम करना 9 to 5, उसके बाद दो बच्चे, घर का काम। इट्स लाइक ट्राइंग टू जगल फ्रॉग्स, जो बहुत मुश्किल है होना। Then jump down on someone's throats. If you jump down someone's throat, you criticize them severely. किसी को किसी पर गुस्से से आरोप लगाना। Don't jump down my throat. I just asked a simple question. मेरे ऊपर इतना गुस्से से मत चिल्लाओ, मैंने एक सिंपल सवाल पूछा है। Then jump on the bandwagon. Jump on the bandwagon. कोई चीज बहुत प्रसिद्ध हो, किसी चीज के बारे में रील चल रही तो आपने भी एक रील बना दी। लोकप्रिय चीज में शामिल हो जाना। कोई ट्रेंड चल रहा है तो उस ट्रेंड के चक्कर में, आजकल तो बहुत यूज करते हैं इसको। ही जस्ट जंप on the bandwagon. Now that everyone talking about the fitness, he decided to jump on the bandwagon. सब फिटनेस की बात कर रहे हैं तो वो भी कर रहा है। ये भी एक मस्त सी इंटरेस्टिंग स्टोरी है बैंड वैगन की। तो पहले क्या होता था, पहले के जमाने में बैंड वैगन का मतलब एक ऐसा वैगन, वैगनार आपने कार सुनी ना, तो वैगन का मतलब होता है कोई ऐसा व्हीकल। तो उसमें क्या होता था, जो म्यूजिशियन होते थे, वो जो बैंड जो बजाते हैं ना, बैंड बोलते हैं आप उसको, तो उन सबको बिठा के परेड करवाते थे। तो परेड का मतलब कारण ये था कि भाई वो पूरे शहर में घूमेंगे तो बताएंगे कि हम आए हैं, तो लोग अट्रैक्ट होंगे, देखने आएंगे। तो उससे ठीक है, क्राउड भी आती थी, उनका काम अच्छा चलता था। पॉलिटिशियन को बढ़िया लगा ये काम कि हाँ ये सही है यार। तो पॉलिटिशियन भी फिर उसी वैगन के ऊपर चढ़ के अपना करते थे कि हमारे लिए वोट करो। तो मतलब एक कोई चीज प्रचलित है, आप भी उसके ऊपर चढ़ गए, तो इसलिए आप यूज करते हैं जंप ऑन द बैंड वैगन। देन वी हैव जंप शिप। इफ यू लीव ए कंपनी और इंस्टीट्यूशन फॉर अनदर बिकॉज इट इज डूइंग बैडली, यू आर जंपिंग शिप। किसी संस्थान से निकलना, एक जगह से दूसरी जगह जाना क्योंकि पहली वाली जगह आपको अच्छी नहीं लगती या फिर उसकी हालत खराब है। When the company started losing money, many employees jumped the ship for secure job। दूसरी जगह चले गए। Jump the broom, jump the broom, to marry, शादी करना। 5 years of dating, after 5 years of dating they decided to jump the broom।
मतलब जो स्लेवरी का टाइम था अमेरिका में, तो उस समय ऐसे ओपनली शादी करना अलाउड नहीं था, तो ये इन्होंने एक तरीका ढूंढ लिया कि जो झाड़ू है उसके ऊपर से कूद के यूनियन को डिसाइड करना है। दूसरी जगह इसको ऐसे बोलते हैं कि भाई झाड़ू से आपने पुरानी सारी बातों को साइड में साफ कर दिया और एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं, जंपिंग द ब्रूम। देन वी हैव जंप द गन। आपने देखा होगा जब रेस स्टार्ट होती है तो बहुत सारे ऐसे जो एथलीट हैं वो खड़े रहते हैं, फिर एक गन की आवाज आती है, शॉट, फिर भागना शुरू करते हैं। अब कोई बहुत समझदार है तो वो क्या कि इसकी आवाज से पहले ही भाग लेता है। तो इफ यू जंप द गन यू स्टार्ट डूइंग समथिंग बिफोर द अप्रोप्रिएट टाइम। बहुत ज्यादा जल्दी कर दिया आपने, फिर ये डिसमिस भी हो जाता है। ही जंप द गन बाय सेंडिंग आउट द इनविटेशन बिफोर वी हैड फाइनलाइज द इवेंट। इवेंट फाइनल हुआ ही नहीं उससे पहले कार्ड बांट के आगे भाई साहब। देन जंप द ट्रैक, मतलब रास्ता बदलना। We were discussing on one topic, but he jumped the track and started talking about something completely different. सिंपल है ये तो। जंप थ्रू हुप्स। हुप्स का मतलब होता है जो सर्कस में नहीं घूमते शेर चीते, जो उसमें एक रिंग होती है, स्टील की वायर की बड़ी सी रिंग जिसमें से कूदना होता है। तो थोड़ा कठिन कार्य है, मतलब आसान नहीं होता, ये बहुत मुश्किल है, काफी प्रैक्टिस इसके लिए करनी पड़ती है। तो इसलिए कहते हैं जंपिंग द थ्रू द हूप्स का मतलब कठिन प्रयास करना। इफ यू आर प्रिपेयर टू जंप थ्रू द हूप्स फॉर समवन यू आर विलिंग टू मेक ग्रेट एफर्ट्स एंड सेक्रीफाइसेस। आई हैड टू जंप थ्रू हूप्स जस्ट टू गेट द अप्रूवल ऑफ माई प्रोजेक्ट। ब्यूरोक्रेसी के लिए बहुत बार यूज किया जाता है कि अननेसेसरी डिले करवाना हो तो आपके सामने ये तार की जो सर्कल है वो रखे जाएंगे, भाई इसमें जो कूद के दिखाओ तब आपको फाइल मिलेगी। इस तरीके से इसको यूज किया जाता है जंप थ्रू हूप्स। देन वी हैव जंप टू ए कंक्लूजन। ये आपको पता होगा, निष्कर्ष पर जल्दी पहुंच जाने का मतलब जंपिंग टू कंक्लूजन। देन वी हैव जंपिंग जूडास। जंपिंग जूडास का मतलब एन एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज और शॉक, अचंभा व्यक्त करना। तो ये एक तकिया कलाम है जो यूज करते हैं नेटिव स्पीकर्स। जंपिंग जूडास, दैट वाज ए क्लोज कॉल। और ये बहुत ही पास था, लग जाती आपके। जंगल आउट देयर का मतलब है बाहर बड़ा खतरनाक की स्थिति हो रही है, बाहर ना जाएं। If someone says it's a jungle out there, they mean the situation is dangerous and chaotic. कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है तो आप कह सकते हैं there is jungle out there. Be careful when you travel at night. It's a jungle out there. Then we have jury out. Juries out. Juries out का मतलब अभी तक कोई डिसीजन आया नहीं है, फैसला फाइनल नहीं हुआ है, जो जजेस हैं वो डिस्कशन कर ही रहे हैं। If jury is out on an issue, there is a no general agreement or consensus. The jury is out on. Jury is out on मतलब वो केवल अभी विचार ही कर रहे हैं, फाइनल फैसला नहीं सुना है। Jury is out on whether the new policy will actually improve sales, कि नई पॉलिसी से सेल्स अच्छे होंगे कि नहीं होंगे। Then we have just around the corner. Your mains exam is just around the corner, मतलब बहुत जल्दी होने वाला है। The holidays are just around the corner. I can't wait. Then we have just coming up to. Just coming up to मतलब बिल्कुल पास में। It is just coming up to noon, मतलब 12 बजने वाले ही हैं दिन के। We should get ready for the meeting. Just coming up to, बिल्कुल होने वाला है। देन वी हैव जस्ट डेजर्ट्स। अब ये डेजर्ट्स ना तो खाने वाला डेजर्ट्स है, ना ये रेगिस्तान वाला डेजर्ट्स है। ये एक वर्ड होता है डिजर्व्स, उससे बनता है ये डेजर्ट्स। तो इसको आप ऐसे सुनो, जस्ट डिजर्व। इफ ए बैड पर्सन गेट देयर जस्ट डेजर्ट्स दे रिसीव द पनिशमेंट दे डिजर्व। योग्य दंड मिलना। इसका मतलब ही फाइनली रिसीव्ड हिज जस्ट डेजर्ट्स आफ्टर ईयर्स ऑफ डिसऑनेस्टी। बहुत सालों से बेईमानी कर रहा था, बट अब उसको वो फाइनली मिल गया जो वो डिजर्व करता था, जस्ट डिजर्व्ड या जस्ट डेजर्ट। देन वी हैव जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट। आपने सुना होगा जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। व्हेन यू डू समथिंग विदाउट ए स्पेसिफिक रीजन, बिना किसी कारण के करना। आई वेंट फॉर द वॉक जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट। नो प्रैक्टिकल डेस्टिनेशन इन माइंड। नो पर्टिकुलर डेस्टिनेशन इन माइंड, ऐसा कुछ था नहीं, बस सुबह जल्दी उठ गया गलती से और घूमने चला गया। देन वी हैव जस्ट इन द निक ऑफ टाइम। इफ यू डू समथिंग जस्ट इन द निक ऑफ टाइम विद सेकंड्स टू स्पेयर, ठीक समय पे, बिल्कुल। वी अराइव जस्ट इन द निक ऑफ द टाइम जस्ट एज द मूवी वाज अबाउट टू स्टार्ट। जैसे ही मूवी शुरू होने वाली थी हम वहां पहुंचे। देन वी हैव जस्ट ऑफ द बोट। जस्ट ऑफ द बोट का मतलब अभी अभी नाव से जहाज से उतरे ही हैं साहब, नए नए इमिग्रेंट हैं, नाइव हैं, न्यू कमर हैं, ज्यादा ज्ञान नहीं है, बस एक बार आके बताएंगे बहुत सारी बातें। इफ समवन इज जस्ट ऑफ द बोट दे आर नाइव एंड इनएक्सपीरियंस्ड, अनुभवहीन है अभी, बस जहाज से उतरे ही हैं, देश के अंदर कदम रखा ही है, अभी सीखेंगे।
ही इज जस्ट ऑफ द बोट, सो डोंट एक्सपेक्ट हिम टू अंडरस्टैंड द लोकल कस्टम येट। वो अभी बस आए हैं, उतरे ही हैं, तो ऐसा नहीं कि उनको सब कुछ हमारे बारे में पता होगा। उसके बाद है जस्ट व्हाट द डॉक्टर ऑर्डर्ड। सही समय पर सही चीज मिल जाना। इफ समथिंग जस्ट व्हाट द डॉक्टर ऑर्डर्ड, इट इज एग्जैक्टली व्हाट इज नीडेड। जो आपको जरूरत थी वो आपको उस समय मिल गई, तो आप ये फ्रेज वहां, इडियम वहां यूज कर सकते हैं, इट इज व्हाट द जस्ट द डॉक्टर ऑर्डर्ड। इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर ने आपको लिख के दिया था। मतलब आप कहीं जा रहे हैं और आपकी अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो चार्ज खत्म हो गया, या डीजल पेट्रोल है तो वो खत्म हो गया, थोड़ा सा चलते ही आपको कोई पेट्रोल पंप या चार्जिंग स्टेशन दिख गया, तो आप कहेंगे दिस इज जस्ट व्हाट द डॉक्टर ऑर्डर्ड। तो वहाँ डॉक्टर का तो कोई रोल नहीं है, बट सही समय पर सही चीज मिलना। द डे ऑफ रिलैक्स वॉज जस्ट व्हाट द डॉक्टर ऑर्डर्ड। अब बड़ी कठिनाई हो रही थी, बड़ा हम थके हुए थे, और अब हमें एक दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए थी, और वो मिल गई थी। इसका मतलब इट वॉज जस्ट व्हाट द डॉक्टर ऑर्डर्ड।